हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, तो कुछ दिनों से भी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आपके लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर जो क्लास हो रही थी वो बंद कैसे हो गई करके। तो अभी क्या है, आप सभी को पता है कि लगभग अभी सीजी टेट के लिए 10 दिन का समय शेष बचा हुआ है। मोटा मोटा 10 दिन मान सकते हैं। तो 10 दिन समय बचा हुआ है, तो अभी हम लोग का जो मेन फोकस है, जो सीजी टेट का जो व्हाट्सअप प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम लोग पूरे एक साथ पूरे 150 नंबरों का जो पूरा सिलेबस है उसको छोटे छोटे टॉपिक में करके बहुत सारे टेस्ट एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप समय अनुसार एग्ज़ाम से पहले 10 दिनों में आप कम से कम 4-5 बार पूरा सिलेबस को एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। क्योंकि आप जितने बार पूरे सिलेबस को प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतने ही कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और सही क्वेश्चन होते हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रायिकता ज़्यादा होती है कि आपके जो आंसर वो सही होंगे। आप ये सोच के जाएंगे कि तैयारी नहीं हो पाई, कमी हो गए, समय का कमी हो गया, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं करके, तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस समय आपका माइंड थोड़ा सा निगेटिव काम करने लगता है। तो हमारा यही कोशिश है, आप में से जितने लोग अभी ये क्लास के लिए जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुँचे, चाहे आपके पास 5 दिन का समय, 7 दिन का भी समय बचा है, तो भी आप हमारे जो व्हाट्सअप में इसमें मैसेज करके कंप्लीट पूरे सिलेबस भर का टॉपिक वाइज एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। छोटे छोटे टॉपिक, हिंदी के 10 टेस्ट, बाल विकास 5-7 टेस्ट, ऐसे करके हिंदी को लगभग 30-35 टेस्ट आपको मिलेंगे। 30-35 टेस्ट आप एक बार दिला के जाइए 2-3 बार उसी को, ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ एग्जाम में बैठ पाएँ। ठीक है, चलेगा। तो आज की हम लोग क्लास में अलग अलग टॉपिक वाइज तो आप करा नहीं पाएंगे क्योंकि समय कम है आप लोग का। तो एक मॉडल पेपर लेके आ गए, छोटा छोटा आपका रहेगा। 2-4 क्लास में मॉडल पेपर को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलेगा, एक मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर पहला है, तो ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों वाले देखिएगा। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, लाइव चैट में आप लोग आंसर देते जाइएगा। बहुत सिलेक्टेड बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। चलेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो जो दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है वो कब आया था? 2016 में आया था। उसमें किस बात को बढ़ावा दिया गया, इस पे आपको क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव करना, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार में बेदखली कर देना, उन्हें शिक्षा के अधिकार से बेदखल हटा देना बोल रहा है, दिव्यांगजनों को शिक्षा नहीं देना है, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। तो उसमें मेन क्या चीज़ पर फोकस किया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में? जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, उनमें भेदभाव नहीं करना है। गैर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। भेदभाव का जो विरोध होता है, किसी भी पक्ष में उनको भेदभाव नहीं करना है, उनको समानता देना है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोजगार हो। ठीक है, इसी की बात किया। तो ये हो गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव की बात उन्होंने जोर दिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? समावेशी शिक्षा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की। तो आपको बताना है जो समावेशी शिक्षा है निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग, लाइव चैट में आंसर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट बाकी लोग को मिलेगा। चलिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समावेशी शिक्षा सभी के लिए काम करता है। ठीक है, पर्टिकुलर दिव्यांग प्रतिभावान इनके लिए नहीं है, सभी विद्यार्थी के लिए समावेशी शिक्षा के। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है क्योंकि मैं अपने लेवल का ध्यान रखा हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपके लेवल के हो, लास्ट रणनीति। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों को विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास, आगे मैं आपको अभ्यास बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा ना, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है। देखिएगा, इनमें से कौन सा अभ्यास, आगे मैं आपको 4 अभ्यास बता रहा हूँ, उनमें से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार, जो आपके भाषा देते उसमें कोई विकार आ रहा है, टूटी हो रहा है, या आपके भाषा में कोई विकार आ रहा है, तो ऐसे भाषा और विकार वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। बाधा की बात क्या, निगेटिव। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे, आसानी से प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना,
कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से देखेंगे उसको। चलिएगा जल्दी बताएंगे, आंसर करिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाए। अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, अचानक से क्लास हुई है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। ये आपके जो भाषा और भाषा विकारों को दूर करने वाले विद्यार्थियों को बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेगा, ये ऊपर में जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये उसी का है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग का चल रहा है ना टेस्ट, दिन भर आप अपने समय अनुसार जितना टाइम चाहो उतना टाइम, जिस टॉपिक चाहो उस टाइप का आप टेस्ट दिला सकते हो। उसी का देखो सामाजिक अध्ययन 12, टेस्ट नंबर 12 का कोई 42 लोग आंसर भी सबमिट किए हैं, तो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लाइव है तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणज वैकल्य, जिसको और किस नाम से जानते हैं, डिस्कैलकुलिया, मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्कैलकुलिया जो गुणन वैकल्प है वो किसके जुड़ा है? आपके ऑप्शन है पाठ पढ़ना, गणितीय गणना करना, आलोचनात्मक सोच, संचार कौशल। चलिए बताएंगे डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, गणितीय गणना करना। इससे संबंधित कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो हमेशा गणित में रहता है ना, इसीलिए गणितीय गणना करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस लेवल के भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलिएगा, कठिन है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कथन है, किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। इसके कारण है, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षिकाओं के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ऑप्शन मैं पढ़ नहीं रहा हूं, चलिए देखेंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए का। ठीक है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ेंगे, अभी समय नहीं इसको समझाने का। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला फिर से कथन और कारण वाला है, फिर से कथन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए? तो जो विद्यार्थी उसको विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए, कि बच्चा खुद से ये डिसाइड करे कि मैं जो बहुत सारे जो अधिगम की विधियाँ पढ़ा हूँ उसको कब, कहाँ पे, कैसे यूज़ करूँ, वो खुद डिसाइड कर पाए। ये बोल रहा है पहला। फिर कारण क्या वो बोल रहा है, क्यों ऐसा होना चाहिए? एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा वो खुद से डिसीजन ले रहा है तो उसको जरूरी कि उसको पूरा कर पाएगा, ऐसा उसके लिए संभावना बढ़ जाती है। यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना चाहिए, बिल्कुल सही है यार, उसका कारण भी सही है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए जल्दी से कौन सा आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है ए का, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि बच्चे को पता होना चाहिए कब, कहाँ, क्यों, कौन सी विधि का प्रयोग हमको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कोई भी अध्यापक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है क्या? महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच कैसा, क्या पैदा कर सकते हैं, ये बताना है आपको। क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना।
मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कोई भी टीचर भी बोल सकते हो या कोई अध्यापक भी बोल सकते हो, अध्यापक की बात कर रहा है। ठीक है, जो अध्यापक है वो बोलता है कि मैं जो पढ़ा दिया बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है, यही मेन है, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है करके इतना ही पढ़ना है करके अगर वो बाउंडेज लगा दे तो क्या होगा भाई, वो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा ना। अन्वेषण के लिए बच्चा नया कुछ खोज ही नहीं पाएगा क्योंकि सर ने बोला है कि यहीं तक पढ़ना है, इससे अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो सोचेगा ही नहीं कि और क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा अन्वेषण के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए नए नए चीजें भी आपको मिल रहा होगा, इसलिए पूरा देखिएगा। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना अधिसंज्ञानात्मक कौशल है क्या? दो चीजों के बीच अंतर की पहचान करना, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, एक विशेष राजवंश के कालानुक्रम को याद करना। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है ये आपको बताना है। जल्दी आंसर करिएगा। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ये सब तो अननेसेसरी फालतू चीजें दे दिया है, ऑप्शन भी अच्छे से नहीं बन पाया है। किसी समस्या को हल करने में स्वयं के द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना कि मैं जो प्रक्रिया अपना रहा हूँ वो सही है कि गलत, यही अधिसंज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पे आपको प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के आपको कौन सा प्रश्न उससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, डीएनए की घटक और संरचना क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट का है, राष्ट्रीय राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान पूछे, प्रक्रिया बताना है। तो अब इन चारों क्वेश्चन में देखिए किसमें प्रक्रिया का उल्लेख होगा, मतलब किस क्वेश्चन में हमको प्रक्रिया बताना पड़ेगा। जल्दी बताएंगे। चलिए इसका आंसर तो आप सभी पता है कि केवल ऑप्शन नंबर ए में ही प्रक्रिया की बात होगी, क्योंकि हम ऑक्सीकरण अपचयन का जब समीकरण करेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रक्रिया को बताएंगे। ठीक है, और आपके बी क्या है, वैचारिक ज्ञान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सी और डी ये आपके तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये तीनों प्रकार के जो ज्ञान है उसका आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान में आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें प्रक्रिया का उल्लेख हो। दूसरा आपके ये वैचारिक ज्ञान के अंतर्गत है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब डीएनए के घटक संरचना क्या बताएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान जिसको हिंदी में वैचारिक ज्ञान कहते हैं। और तीसरा आपके फैक्चुअल ज्ञान है, जिसमें फैक्ट की बात किया जाता है उसको फैक्चुअल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी विद्यार्थी का जो अधिगम है उसको सार्थक बनाना है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री को रट कर याद रखने पर जोर दे, क्या बच्चों को बोलिए कि उसको रट के याद कर लें। दूसरा, व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें, मतलब किसी अपने व्यवहार में उसको अपनाने के लिए उसको उत्तेजित कीजिए बच्चों को। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर दें, पुरस्कार दीजिए उनको कि आप इसको अपने जीवन में अपनाइए। अनुभव का जो अनुभव मिलेंगे उन पे उस पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है आप ये बताइए किसी भी अधिगम को सार्थक बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों आंसर आ सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा विवादित प्रश्न था ये, इसमें आंसर को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, अनुभव पर चिंतन और मनन करने का अवसर प्रदान करें, लेकिन इसका आंसर ये वाला भी सही है। और बस शब्दों का थोड़ा सा यहाँ पे वो है, व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया को नियोजित किया, मतलब बच्चों को उत्तेजित कीजिए कि उसको व्यवहार में अपनाए, उसके लिए क्यों अपनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस प्रकार के। तो इसका आंसर ए बी और डी दोनों आपके सही, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आपका बी लग रहा है, लेकिन इसका आंसर डी लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा अपने दिमाग के अनुसार अब आपको लगाना रहता है। इसका सही आंसर कोई नहीं बोल सकता कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, जो ले दिया वही सही हो गया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था
तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया कि आप उस प्रश्न में फंस गए और खुद से पूछे ना, अपने दिल से पूछे, अपने दिमाग से पूछे, ऐसे करके जो हम लोग बोलते हैं ना, वही चीज़ें बोल रही है। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की? आपको विद्यार्थी देखे वो किसी समस्या में फंसा हुआ है, तो आपने बोला अरे खुद से पूछ ना, उसका आंसर आ जाएगा, अपने दिमाग से लगा, दिमाग तो लगा, खुद से पूछ। तो फिर तो अब सोचा बच्चा, भी बोलता है हाँ मुझे पता है इसका जवाब। तो ये मैं इसमें किस प्रकार की विधि प्रयोग हुआ? कार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधि, अनुक्रिया समुच्चय, मौखिकरण, मौखिकीकरण। चलिए बताइए। चलिए जल्दी आंसर करिएगा। इस विधि में किस प्रकार का हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, मौखिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांति की बात कर रहा है, अब कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, मतलब तीन तो सही है, एक गलत है, उसी गलत को आपको पहचानना है। पहला, भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। भ्रांतियां कुछ संप्रत्ययों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। भ्रांतियां बच्चों के अपने आसपास देखे जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, भ्रांतियों के बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर देखते हैं, सीधा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को नहीं दर्शाता, इसीलिए गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी देख लीजिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक बात बोला है, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा। चिंता, बोरियत, भय, आशा। तो इनमें से ऐसा क्या चीज है जो आपके पढ़ाई को बढ़ाता है सकारात्मक रूप से? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए, चिंता बोलेंगे नहीं, चिंता तो और कम कर देता है। आप चिंता में जब जाते हैं तो आप और अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे, आपको चिंता हो जा रहा होगा। ठीक है, तो चिंता नहीं आता इसमें। ठीक है, इसमें आता है ऑप्शन नंबर डी, आशा। आपको आशा रहता है कि मैं कर लूँगा इसको, इस बार क्लियर कर लूँगा करके, तो आप उस आशा आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आप और थोड़ा सा अपने पढ़ाई को स्तर को अधिगम को बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? तो जो एक विद्यार्थी है उसके भविष्य में और क्या क्या हो सकते हैं प्रयास, उसके लिए प्रेरित करने की संभावना, इनमें से कौन सा आप बताना। मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमत्ता स्थिर है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ये सबसे ज़्यादा यही बोला जाता है। आप लोग अभी देखेंगे टीचर भर्ती में जिन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया, वो क्या बोलेगा, मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया लेकिन मैं इसको करने में सक्षम हूँ। यही सबका रहता है। तो भैया अभी समय है, 10 दिनों का समय है। हमारे व्हाट्सअप प्रैक्टिस बैच से जुड़िए, पूरा सिलेबस को 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाइए ताकि ये बोलना ना पड़े आपको। ठीक है, नंबर है आपके पास 75 83 86 44 61। नंबर रखेंगे, इसको व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा। अगला ऑप्शन क्या है? शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता, और शिक्षक पे डाल दिया दोष। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है, मंगलवार को मेरा अशुभ दिन होता है। ऐसे लोग भी होते हैं कि संडे को मेरा दिन अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं किसी पेपर में पास नहीं होता बोलने वाले। तो आपको बताना है भविष्य के अच्छा कौन सा प्रेरित करेगा, इनमें से क्या चीज़ बोलना। तो वही है, ऑप्शन नंबर बी ही तो लेगा भाई, जो सब बोलते हैं मैंने इस बार प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने की सक्षम हूँ, तो अगले बार प्रयास करूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। पहला, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। केंद्र से बाहर की ओर, हम लोग पढ़े हैं ना इसको, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। होता है भाई, प्रभावित कैसे नहीं होगा। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, बिल्कुल गलत है। सभी पे एक दूसरे पर ये प्रभाव डालते हैं।
विकास पूर्णतः संख्यात्मक है? नहीं, संख्यात्मक तो है ही नहीं। ठीक है, अब आप भाई जो अनुभव मिलते हैं, जो ज्ञान मिलते हैं, उसको कैसे नापोगे आप संख्यात्मक रूप से? इसे सटीक रूप से नापा जा सकता है, सिर्फ आप लंबाई को चौड़ाई को नाप सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं नाप सकते। तो हमारा सही आंसर तो ए ही दिख रहा है। बाल विकास के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल अनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, ना अनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। आपको बताना है भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। चलिए आंसर करेंगे। आज दिनांक है आपका 20 जनवरी। आज की डेट में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो तत्काल आपके पास सही समय पे ये वीडियो आपके सामने आया है। आप तत्काल व्हाट्सअप प्रैक्टिस बैच से जुड़िए और पूरे सिलेबस सीजी टेट की प्रैक्टिस करके जाइए। पेपर से पहले आप 10 दिनों में कम से कम मेरे हिसाब से आप 4 से 5 बार सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से सब चीज़ पका पुकाया आपको हम दे रहे हैं। चलिए जल्दी बताएंगे, इसको आंसर बताएंगे, फटाफट बताएंगे कि जो भाषा विकास को प्रभावित होती है, कौन 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 करता है भाषा विकास को? तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा किसको बोलते हैं? केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो आपको एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, प्रगतिशील जो कक्षा होता है वो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ठीक है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, तो विभिन्नताओं के अनुसार उसको अधिगम दिया जाता है, इसीलिए उसको प्रगतिशील कक्षा अधिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार साजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, सजा है ना, सजा, साजा बोल पा रहा, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के आपको अलग अलग चरण हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में, देख लेंगे होंगे आप लोग। नहीं देखे होंगे, बाल विकास क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो ऊपर में बार बार आ रहा है ना, ये वही है जो व्हाट्सएप में प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना, उसी का नोटिफिकेशन आता है। जितने लोग टेस्ट दिला रहे हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आती रहती है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? तो वो आपके पूर्व चरण को दर्शाता है, सजा टालने के लिए आप नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रथा पूर्व चरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट है, इतने ही सेलेक्ट आज किए थे। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे बताइएगा? जो अधिगम प्रक्रिया है उसको सुसाध्य, सबसे बेस्ट करने के लिए, एकदम सुसज्जित करने के लिए किस टाइप का प्रक्रिया अपनानी चाहिए? पहला, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो औपचारिक चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस मॉडल पेपर का। अभी और मॉडल पेपर आपके अपलोड होंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। लास्ट 10 दिन बचा हुआ है, जितने भी क्लास आप डालेंगे यहाँ एपिसोड होंगे बैक टू बैक, उसको आपको देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और व्हाट्सअप में जाके लास्ट में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से। सुसाध्य करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, वो सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। थोड़े से कठिन क्वेश्चन अभी लिए गए थे क्योंकि ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रखे तो ही सफल होता है। ठीक है, तो इस एपिसोड के यहीं समाप्त करते हैं। अगला मॉडल पेपर अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा, बस आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। लगातार हम पूरे सिलेबस को भी अपडेट कर दें, कुछ सब जो बचा हुआ है उसको भी आज अपडेट हो जाएगा, तो मतलब 10 दिनों का आपके पास समय है। 10 दिन में आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए पूरे सिलेबस का। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको भी पूरा सिलेबस का एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, पेपर से पहले करके आपको डिटेल भेज देंगे। नाम मात्र थोड़ा सा टाइपिंग शुल्क अभी आपसे ले रहे हैं, टाइपिंग शुल्क आप देखिए उसको पूरा एक साथ
प्राप्त कर सकते हैं। जितने मन चाहे उतने बार आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल बेस्ट। शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और ग्रुप में।